हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं करवाऊंगी बीपीएससी का ही क्वेश्चन। बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछा है अपने प्रीवियस ईयर्स में और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने कई क्लासेस बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन की ली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी पकी ईंट से बनी इमारत। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की, बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ ना, संस्कृति ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति मतलब प्रथम नगरीय क्रांति, या इस तरह से डिनोट करके कुछ अपना एक भाषा बना करके पूछे तो आप यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इस तरह से पूछ सकता है कि भारत में पहली बार नगरों का उदय किस सभ्यता के समय से हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे, जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़क की क्या होती थी, एक दूसरे पर समकोण काटती थी। देखिए कितना व्यवस्थित था। आजकल तो कोई भी कहीं भी घर बना ले रहा है, मतलब रूरल एरियाज में, ज़्यादातर शहरों में तो अब व्यवस्थित हो रहा है धीरे धीरे। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु घाटी में जो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, सूर्य पूजा होती थी, अग्नि पूजा होती थी, मातृदेव की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके, मृदभांड, लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध का इंगित करती है। मतलब ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, पावापुरी में है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, तो प्रथम, 23वें और 24वें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा जाता है, मतलब इनमें से क्वेश्चन बनता है। और महावीर स्वामी का जन्म 1599, देखिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म 1599 ईसा पूर्व अथवा 1540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को 1527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में अथवा 468 में मोक्ष प्राप्त हुई। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन। तो पूछा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फॉर द इंग्लिश अकेडमी एग्जाम नाम के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है त्रिपिटक है क्या, किससे, मतलब कौन कौन सा है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं, ये भी पूछा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रही हूँ। सुत्त पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन से संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज दूत किसका था, सेल्यूकस निकेटर का था, जो कि मौर्य कालीन में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मेगास्थनीज नाम की इसकी, मतलब मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो थी इंडिका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर था। तो राजनीति शास्त्र पे था ये। हाँ, शासन कला के सिद्धांत, मतलब शासन कला वही राजनीति के सिद्धांत और अभ्यास पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो क्या है इसमें मूल संदेश, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके डीप में। और अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का आदर, धार्मिक सहनशीलता, शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित है। इतिहास में अशोक के प्रसिद्धि के कारण उसका धम्म है जिसको
अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, मतलब अच्छी अच्छी बातें जो भी है वो सारी चीज़ें। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृत्ति पर जोर दिया है। तो पूछा जाता है कौन से वे शिलालेख पे, तो 12वें शिलालेख पे। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कहाँ उल्लेख किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक में। देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है इसमें मौर्यकालीन जो भी घटनाएं थी, जो भी वर्णन था, ये सारा वर्णित किया गया है इसी पुस्तक में। क्यों? और ये किसका राजदूत था? ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? मतलब क्वेश्चन भी ऐसा पूछ रहा है कि जो इतनी बार रिपीट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके मतलब किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। चोलों का श्रीलंका के साथ व्यापार अच्छा खासा होता था, उसके लिए प्रसिद्ध था। और इसमें चलिए देख लेते हैं, चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। पूछा जाता है, देखिए अगर कोई भी राजवंश पढ़ रहे हो तो उसकी स्थापना और एकदम लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और बीच में वो इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्होंने इसको साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं, और ये भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, बहुत मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि देखने पे लग रहा है कि अरे यार उस एग्जाम में भी, उस एग्जाम में भी, उस एग्जाम में, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था? तो कौन था? बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन ने भारत शासक के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया था। बोले थे कि जो मतलब जो सुल्तान कहेगा वो समझ लो ईश्वर कह रहा है, इस तरह से करके। और एक चीज़ और इसमें है कि सिजदा और पैबोस की परंपरा भी किसने लागू की थी? सिजदा और पैबो की परंपरा भी बलबन ने ही लागू की थी। नौरोज त्योहार भी इन्होंने ही मतलब प्रारंभ करवाया था। अब ये पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। और लौह एवं देखिए इसमें सिजदा, पैबोस, नौरोज, लौह एवं रक्त की नीति। फ्रेंड्स क्या है ना कि बोलते बोलते क्या होता है कि थोड़ा सा फिसल जाता है जुबान, और क्योंकि लगातार हम अब देखिए जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वहाँ मेरे लिए वहाँ पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाते हैं, सामने बच्चे भी बोलते हैं तो लगातार नहीं बोलना पड़ता। अब यहाँ पे है तो मतलब कि एक साइड से और बोलना पड़ता है, तो इस यहाँ से क्या है कि यहाँ मुझे लगातार बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजय साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर, नदी भी देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूरोपीय चित्रकारी मतलब यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो हुआ था अकबर के दरबार में। और अकबर इतने मतलब सॉफ्ट थे कि वो हर धर्म को मतलब हर धर्म के रिस्पेक्ट करते थे, हर उसके मतलब डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करते थे अकबर। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी
का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में लंदन के व्यापारियों ने की थी। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया, और इसमें आगे भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो किसको नहीं मिलाया? ग्वालियर को। तो अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया, जबकि सिंध, अवध, सतारा का विलय अलग अलग काल में अलग अलग गवर्नर जनरलों द्वारा किया गया था। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, सतारा का विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और अवध के विलय में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि स्वामी सहजानंद, फिर आ गए स्वामी सहजानंद, तो बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने साइंस का स्पेशल भी लिया है, और अब तो मैं कंबाइंड ले रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना कि अलग अलग करूँ, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम हुंकार था। जिसका नाम क्या था? हुंकार, ठीक है। तो हुंकार था, और स्वामी सहजानंद जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे देख लेते हैं किसने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। और 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। तो आपको इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा फॉर इंग्लिश अकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव? थे जयप्रकाश नारायण। देखिए अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये भी क्वेश्चन जो है मतलब इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो इतने दिनों में जो भी मैंने एनालाइज किया कि बिहार का जो ट्रेंड जा रहा है वो जो है, जो भी बिहार वाला क्वेश्चन है, बिहार से जो भी या तो नेता रिलेटेड है या तो वहाँ की कोई ऐसी घटना है, वो सारा क्वेश्चन है, या फिर जैसे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हर एग्जाम्स के, उस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपकी तैयारी है पूरी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने, जो बहुत अच्छा काम किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, और सामाजिक सुधारों में बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, ये तो बहुत अच्छी बात है। और 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, और सती प्रथा के अंत में और किसने क्या योगदान दिया था? ये कमेंट में लिख के बताइए। अब तो टाइम भी नहीं है इतना कि आप सर्च करें कुछ। 1921 का मोपला विद्रोह, देखिए यहाँ पे फिर से मोपला विद्रोह आ गया, तो कहाँ पे हुआ था? केरल में, ठीक है, केरल में हुआ था, तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिन नाथ सान्याल ने की थी। पटना में जो अनुशीलन समिति की एक स्थापना मतलब एक शाखा की जो स्थापना थी वो सचिन नाथ सान्याल ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 क्या है 85 हाँ 85 में बम्बई के 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी जी और के.टी. तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक। अब देखिए क्या है ना कि जैसे कुछ नाम आपको याद रहते हैं, कुछ नाम नहीं याद रहते, जो नहीं याद रहते उस पर फोकस कर लीजिए तो वो भी याद हो जाएंगे।
इसके पहले अध्यक्ष जमशेद जी भाई बनाए गए थे और लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार, हाँ ये तो चलिए ठीक है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी आपके लॉर्ड कर्जन ने, जो अंग्रेज थे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। कर्जन के भारत आने से पूर्व यह भयंकर अकाल, मतलब यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा था जिसे यहाँ के किसान जनता त्रस्त थी। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। तो कुछ कुछ अच्छा भी काम किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो की गई सरदार पटेल जी के मतलब की अध्यक्षता में। देश की स्वतंत्रता के उपरांत, मतलब स्वतंत्रता के बाद, देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था और सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 मतलब 562 रियासतों का विलय भारत में किया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि मतलब राज्यों को मनाना और इसमें विलय करना, तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मतलब राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को इन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और कौन किया था ये भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और कब बंगाल जो विभाजन है उसकी मतलब घोषणा रद्द कब किया गया था ये भी आप बताइए। और कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसी वजह से इनको फांसी भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 1924, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें हाँ एक चीज़ और है कि इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और दलित वर्ग आदि प्रतिनिधि शामिल थे। महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। देखिए ये क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा ही इसका पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था कांग्रेस द्वारा बहिष्कार, मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन रिपीट था। तो कौन था नहीं था? तो मैंने बोला था कि पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स, तो अलेक्जेंडर। तो यही नहीं है, बी वाले नहीं हैं वाले देख लीजिए, तो बी वाले नहीं हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो लिखा था रहमत अली ने, नाउ और नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। ठीक है,
नमक कानून को निरस्त करना। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के बाद। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ था। देखिए, जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी का। ठीक है, अब हिस्ट्री से बाहर निकल आइए। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी बिहार के शहर फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो जो उत्तर बिहार की जलवायु है CWG से प्रदर्शित की जाती है। तो CWG का क्या मतलब है, यहाँ पे देख लेते हैं। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान में भी है, उत्तर मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, जहाँ पे इस तरह का मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार प्रसिद्ध है आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखना ही क्या है, वही चीज़ लिखा है बार बार। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होता है? केरल में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा कौन से निर्मित बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर। और बिहार और उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है, जो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत बार पूछा भी गया है बहुत तरह के एग्जाम में। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो 1921। अब यहाँ पे देख लेते हैं। 1921 के पश्चात उच्च मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारकों का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। इससे देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है कि संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। हाँ, ये सारी ही है। और प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ये भी है। मतलब इसका सारा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, हाँ ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि सारा ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1919 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। वाह भाई वाह, कितना मतलब बन रहे हैं ये लोग कि भारत में उत्तरदायी शासन के लिए ये आए हैं, भारतवासी कुछ कर नहीं सकते। और इन्होंने तो चैलेंज भी दिया था, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो देख लीजिए कैसे थे ये सब।
धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक पे खाली लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका अनुच्छेद है 1909(1) के अनुसार। ठीक है, संविधान, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता। एक साथ दो पद पे कैसे काम करेगा, मतलब नहीं, इस तरह से नहीं है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 124, 124 के दूसरे में। उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो रिटायर वाली उम्र होती है 65 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? हाँ, वही मैं बता रही हूँ, यहाँ नीचे वही क्वेश्चन दिया है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने किया था, बलवंत राय मेहता ने किया था, मतलब क्या, किसने किया था? तो देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया और इसने अगस्त 78 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी ने न्याय पंचायत को बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। बाकी जनोपयोगी सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायत राज प्रणाली है आपके राज्य सूची में। तो पंचायत राज प्रणाली राज्य सूची में स्थान दिया गया है और भारत में पंचायत राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसको थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। ये निर्देश करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है प्रेशर डालेगा कि हाँ आपको इसी तरह ही करना है, नहीं, ये एक थिंक टैंक है, अपने अच्छे विचार देता है। गुल्लक बच्चा कहाँ का बैंक है? गुल्लक बच्चा बैंक, गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ठीक है, किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है कि तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो क्या है इसके तरंगदैर्घ्य की सीमा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये तो साइंस वाले कर ही लेंगे। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? लाल द्रव्य। ब्रोमीन क्या होती है? लाल द्रव्य। यह गहरे लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है। ठीक है, और
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? जस्ते की। तो बहुत जगह ये भी पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन इधर। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो कौन से प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं? सल्फोनेट, सल्फोनेट, देखिए सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन सा है? तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा तत्व है। इसमें देखिए पसीना, तो चलिए ठीक है, हाँ ये तत्व आ गया। क्लोराइड, यूरिया की थोड़ी सी मात्रा है, इसके अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जस्ता, तो आपको बहुत सारे तत्व मिलेंगे। तो आप यहाँ पे दिखा देना एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। नीला थोथा, ये देखिए नीला थोथा, नीला थोथा को आपको क्या करना है कि इसका रासायनिक सूत्र याद कर लेना है, CuSO4 5H2O, ठीक है, CuSO4 5H2O। तो ये है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है और बहुत जगह क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मतलब जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए, लिक्विड ना आए बीच में उसका स्टेज, तो क्या होता है? उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। तो इंग्लिश वाले घबराएंगे नहीं, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे हिंदी समझ में आता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु क्या है? प्लैटिनम है। देखो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, साइंस की बात नहीं, बस इतना ही पूछा है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में देखिए लोहा होता है, निकिल होता है, तांबा होता है, क्रोमियम होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे चलिए आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% देखिए क्रोमियम होता है, निकिल होता है और साधारण स्टील होता है, ठीक है। यह वायुमंडल तथा कार्बनिक अकार्बनिक खराब नहीं होता, ये सब कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, निकेल होता है, साधारण स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन के जो दो होते हैं परमाणु वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तो ये तीन होते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, देखिए सिरका वैसे भी खट्टी चीज़ों में एसिटिक अम्ल कहा जाता है कि है। और कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतलें खोखले पर निकलने वाली गैस, सॉरी क्या है ना कि बोलते बोलते ऐसा हो जाए खोखले बोल रही हूँ। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। तो चावल मतलब रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, इसलिए। और अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि आयोग के द्वारा विकल्प सी चावल को ही सही माना गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन का किसका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो कौन सा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन है, पेंसिलिन भी है, तो एस्पिरिन भी है, पैरासीटामॉल भी है, सल्फाडाइजिन भी है। तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर इतनी सारी दवाइयों का नाम जान ही गई हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब एंटीबायोटिक ही हैं सारी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह मतलब क्या है?
तो यह जिप्सम से बना होता है और जिप्सम का फॉर्मूला आप लिख लीजिए CaSO4 2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको, मतलब जो टूटी हड्डियों का वो लगता है नहीं प्लास्टर, उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, और मेरा तो 4 बार पैर टूट चुका है लेकिन फिर भी जुड़ा, इसलिए इसका काफ़ी वो है तजुर्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया, सहरसा जिले के कोशी क्षेत्र में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा जिला जो जिसमें बिहार का जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है। और बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना, देखिए दूसरी बार वो ये क्वेश्चन आया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दूसरी बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो किया गया, देखिए यहाँ पे, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू का विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुआ था, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा, ठीक है। तो तभी से इसका नाम क्या पड़ा? गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने की थी। फ्रेंड्स ये बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है और इसको पहले पाटलिपुत्र नाम से जानते थे और इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया है। पटना में, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रही हूँ, पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि ईवीएस का SCRT मैंने करा रखा है क्लास 4th और 5 का, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो इसमें मुझे मिल रहे हैं, इसलिए आप एक बार जाके गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 करके प्लेलिस्ट है उसमें सारे ही। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें सदस्य कौन थे? इसमें सारे ही तो सदस्य थे, AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, हाँ, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। देखिए कुछ नाम आपको याद होंगे, कुछ नहीं याद होंगे, लेकिन जो नहीं याद होंगे, जैसे अब यहाँ पे आप जगजीवन राम को तो भूल ही नहीं सकते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भूल नहीं सकते, AN सिन्हा भी मतलब भूल नहीं सकते, बस यही एक नाम है जो थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इनके बारे में देखना है, बस इनका नाम आप देख लीजिए। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है, बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज। तो मैं एक बात बता दूं, मैंने बिहार का मैप भी पढ़ाया है, तो जाकर के देख लीजिए बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में बिहार का मैप है, बिहार की सीमा किसे है, कौन मतलब क्या है, कैसे, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं जनरल, वो सारी चीज़ें करवा रखी हैं, तो जाकर उसको एक बार देख लीजिए, बस आपको एक ही बार देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है? तो एकमात्र तो यहाँ पे नहीं, बिहार राज्य में दो स्थल, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया में जो है और नालंदा महाविहार 2016 में पुरातात्विक सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में है? तो बिहार में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो बिहार एक अलग राज्य बना आपके अधिनियम
1935 के तहत 1936 में बना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। तो कब हुआ था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन? 1929 में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और सारी ही क्लासेस अच्छे से देख लीजिए एक बार जाके प्लेलिस्ट में, ताकि आपका ही एग्ज़ाम अच्छा हो। और ठीक है, उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जिनके एग्ज़ाम है, जिनके आप भाई बहन जो भी जैसे भी अपना मित्र यार जो भी हैं अपना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।